मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पादपों में अनिवार्य पोषक तत्वों की भूमिका। इससे पिछली वीडियो में हमने पादपों में उपस्थित 17 अनिवार्य पोषकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो चलो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से उन 17 अनिवार्य पोषक तत्वों की पादपों में क्या भूमिका होती है, पादप उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस रूप में अवशोषित कर पाते हैं, उन पोषक तत्वों के कार्य क्या होते हैं तथा उन पोषक तत्वों की कमी हो जाने पर पादप में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। इन सारी बातों का अध्ययन आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। चलते हैं अपने नए टॉपिक पादपों में अनिवार्य पोषक तत्वों की भूमिका। पादपों में उपस्थित 17 अनिवार्य पोषक तत्वों की भूमिका निम्न रूपों में होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अखनिज पोषक तत्वों से। हमने बताया कि वे पोषक तत्व जो पादपों को मृदा से प्राप्त नहीं होते, पादप उन्हें जल एवं वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, तो वे पोषक तत्व अखनिज पोषक तत्व कहलाते हैं, जिनकी कुल संख्या 3 थी। तो नंबर 1, 2 और 3 सबसे पहले बात करते हैं अखनिज पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको इन सभी पोषक तत्वों के कार्यों, उपलब्धता, स्रोत और कमी के लक्षणों को बताएंगे। आप भी लगातार उन्हें नोट करते रहें। सबसे पहले बात करते हैं अखनिज पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। नंबर 1 स्रोत कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पादप जल एवं वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, इस कारण इन्हें अखनिज पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं पादप इन्हें अवशोषित किस रूप में कर पाते हैं। पादप कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते, वे उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं जल अणुओं के रूप में अवशोषित कर पाते हैं। अब बात करते हैं पादपों में इनके कार्य क्या होते हैं। पादप में उपस्थित रहकर क्या कार्य करते हैं, तो इनके कार्य मुख्य होते हैं ये तीनों पोषक तत्व कोशिका भित्ति व जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये तीनों पोषक तत्व जब पादपों को वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, पादप इनका अवशोषण कर लेते हैं, तो ये तीनों पोषक तत्व कोशिका भित्ति एवं कोशिका के जीव द्रव्य को निर्मित करने का कार्य करते हैं। अगर इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलो उसे भी देखते हैं। पादपों की कमी के लक्षण, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। यदि इन तीनों पोषक तत्वों की पादपों में कमी हो जाती है तो पादपों का विकास रुक जाता है। तो आप बात करते हैं नए टॉपिक नाइट्रोजन पोषक तत्व के बारे में। नाइट्रोजन किस प्रकार से पाते हैं, नाइट्रोजन के बारे में, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2। नाइट्रोजन पादपों को कहाँ से प्राप्त होती है और पादप इसे किस रूप में ग्रहण करते हैं, चलो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नाइट्रोजन को पादप प्राय मृदा से प्राप्त करते हैं तथा पादपों द्वारा इसका अवशोषण नाइट्रोजन के यौगिकों जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन पादपों के लिए क्यों आवश्यक है, क्या कार्य करती है, चलो इसके कार्य को नोट करते हैं। नाइट्रोजन मुख्यतः पादप के विभज्योतकी क्षेत्रों, कलिकाओं तथा अन्य सभी कोशिकाओं के निर्माण में बहुत अधिक सहायक होती है। तो इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो है विभज्योतकी क्षेत्र, कलिकाओं तथा नई कोशिकाओं के निर्माण में इसका मुख्य कार्य होता है। अब पादपों में जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, चलो उन्हें नोट करते हैं। पादपों में यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो सबसे पहला जो लक्षण प्रकट होता है वो होता है हरिमनहीनता। हरिमनहीनता किसे कहते हैं, जब पादप की पत्तियां पीले रंग में परिवर्तित होने लग जाती हैं तो वह मुख्य लक्षण हरिमनहीनता कहलाता है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन की कमी से पादपों के पुष्पन क्रिया में भी देरी होने लगती है। तो अब पढ़ते हैं नए नंबर 5 फास्फोरस। फास्फोरस का स्रोत क्या होता है, फास्फोरस को पादप प्राय मृदा से प्राप्त करते हैं। अब इसका अवशोषण किस रूप में किया जाता है, फास्फोरस का अवशोषण घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में किया जाता है, अर्थात H2PO4- व HPO4- आयन के रूप में फास्फोरस का अवशोषण पादप कर पाते हैं। अब बात करते हैं पादप में फास्फोरस के कार्य क्या होते हैं। पादप में फास्फोरस का जो मुख्य कार्य होता है वो विभज्योतकी क्षेत्र में होता है, अर्थात कोशिका विभाजन में फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान होता है।
अब बात करते हैं कमी के लक्षण। पादपों में यदि फास्फोरस की कमी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। नंबर 1, पादप बौना तथा गहरे हरे रंग का हो जाता है। उसके पश्चात नंबर 2, फलों व पत्तियों में ऊतक क्षय होने लगता है, अर्थात फलों व पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्वतः ही नष्ट होने लगती है, उनका ऊतक विखंडित होने लगता है। इसके कारण पत्तियों व फलों पर छोटे छोटे धब्बे भी हमें दिखाई देते हैं, जो कि ऊतक क्षय का प्रमुख लक्षण होता है। अब बात करते हैं नए पोषक तत्व कैल्शियम के बारे में। आप पढ़ते हैं भाई, कैल्शियम पादपों को कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसका स्रोत क्या होता है। पादपों को कैल्शियम मृदा से प्राप्त होते हैं, जो कि मृदा में विभिन्न अयस्कों कौन कौन से, एपेटाइट, कैल्सीसाइड और डोलोमाइट के रूप में उपस्थित होते हैं। लेकिन पादप इनका अवशोषण किस रूप में कर पाते हैं। पादप कैल्शियम का अवशोषण कैल्शियम आयन के रूप में कर पाते हैं। अब बात करते हैं पादपों में कैल्शियम के मुख्य कार्य क्या होते हैं। पादपों में कैल्शियम के कार्य कोशिका की भित्ति को प्रत्यास्थता का गुण प्रदान करता है, अर्थात कैल्शियम ही कोशिका, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है उसे प्रत्यास्थता का गुण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त मूल रोम के विकास में भी कैल्शियम का बहुत ही योगदान होता है। अब बात करते हैं पादपों में यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं या कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। नंबर 1, यदि पादपों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पादप की पत्तियां नीचे की ओर झुकने लगती है, जिसे अकुंसित शीर्ष नाम भी दिया जाता है। उसके अतिरिक्त पादप पुष्प शीघ्र झड़ने लग जाते हैं। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है, पादप की पत्तियों का नीचे झुकना क्या कहलाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो, अकुंसित शीर्ष कहलाता है। तो ये तो हमने जाना कैल्शियम के बारे में। चलो आप चलते हैं नए पोषक तत्वों के अध्ययन पर। नंबर 7, पोटेशियम। पोटेशियम पादपों को कहाँ से प्राप्त होता है। पोटेशियम पादपों का मृदा से प्राप्त होता है। अब पादपों द्वारा पोटेशियम को किस रूप में ग्रहण किया जाता है। पादपों द्वारा पोटेशियम को पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। पोटेशियम पादपों में क्या कार्य करता है। पोटेशियम पादपों में प्रकाश संश्लेषण एवं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त बीज व फलों की वृद्धि में भी सहायक होता है। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं, रंध्रों की गति, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में पोटेशियम आयनों का बहुत योगदान होता है। अब बात करते हैं पोटेशियम की कमी पादपों में हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। पादपों में पोटेशियम की कमी होने पर पादप की पत्तियां कुरवरी, जिसे मोटेल्ट कहते हैं, अर्थात पादप की पत्तियां मुरझाने लगती है। इसके अतिरिक्त पादप बौना हो जाता है तथा झाड़ी नुमा रूप में दिखाई देता है। तो इन लक्षणों के आधार पर हम बता सकते हैं पोटेशियम आयनों की कमी के लक्षण पादपों में दिखाई देते हैं। नंबर 8, मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम पादपों को कहाँ से प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या होता है। पादपों को मैग्नीशियम मृदा से प्राप्त होता है, जो कि मृदा में विभिन्न अयस्क के रूप में कौन कौन से, कार्बोनेट, डोलोमाइट आदि के रूप में पाया जाता है। पादप इसका अवशोषण किस रूप में कर पाते हैं। पादप मैग्नीशियम का अवशोषण Mg+2 आयन के रूप में कर पाते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीशियम के कार्य क्या होते हैं। पादपों में मैग्नीशियम का जो कार्य होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नंबर 1, मैग्नीशियम पर्णहरित का मुख्य घटक होता है। इसके अतिरिक्त राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो मैग्नीशियम के द्वारा ही किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने में कौन से पोषक तत्व की भूमिका होती है, तो आप आसानी से बता सकते हो, मैग्नीशियम पोषक तत्व की उपस्थिति में राइबोसोम दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम की कमी के लक्षण। पादपों में किस प्रकार से मैग्नीशियम की कमी के लक्षण, वो मैग्नीशियम पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पादपों में किस प्रकार से प्रतीत होते हैं, चलो उन्हें नोट करते हैं। नंबर 1, मैग्नीशियम आयन की कमी होने पर पादप की पत्तियां होती हैं, उनकी अंतराकोशिकीय स्थानों पर हरिमनीयता आ जाती है, अर्थात पत्तियों में अंतराकोशिकीय हरिमनीयता उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त नंबर 2, पादप पत्तियों पर लाल धब्बे या लाल पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो कि एंथोसायनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं नए पोषक तत्वों के बारे में।
नंबर 9 सल्फर। अब बात करते हैं सल्फर पादपों को कहाँ से प्राप्त होती है। सल्फर भी खनिज पोषक तत्व है जो पादपों को मृदा से प्राप्त होती है। पादपों द्वारा इसका अवशोषण किस रूप में किया जाता है। पादपों द्वारा सल्फर का अवशोषण SO4 2- आयन के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं सल्फर के कार्य क्या होते हैं। सल्फर के पादपों में निम्न कार्य होते हैं, जैसे नंबर 1 मटर कुल के पादपों में जो ग्रंथियां निर्मित होती है, जो गांठें निर्मित होती है, जिन्हें हम जीवाणुवी गांठें बोलते हैं, उनका निर्माण सामान्य रूप से सल्फर आयन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में जो तीव्र गंध आती है वो भी सल्फर के कारण ही आती है। तो हम बता सकते हैं यदि सरसों के बीजों को पीसा जाता है और जो पीसने के पश्चात जो तेल निर्मित होता है, तेल में जो तीव्र गंध आती है, सरसों के तेल में पाई जाने वाली तीव्र गंध सल्फर पोषक तत्व के कारण ही आ पाती है। तो हम बता सकते हैं जो सल्फर आयन होते हैं वो ब्रेसिकुल के पादपों में तीव्र गंध निर्माण करने का भी कार्य करते हैं। अब बात करते हैं सल्फर की कमी से पादपों में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। सल्फर की कमी से पादप बौने रह जाते हैं तथा पादपों में फलों का निर्माण नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं नए पोषक तत्व के बारे में। नंबर 10 आयरन। आयरन पादपों को कहाँ से प्राप्त होता है। आयरन भी पादपों को मृदा से प्राप्त होता है। आयरन का अवशोषण पादप किस रूप में कर पाते हैं। आयरन का अवशोषण पादप फेरिक व फेरस आयन के रूप में कर पाते हैं। अब बात करते हैं आयरन के पादपों में कार्य क्या होते हैं। आयरन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है क्लोरोफिल के निर्माण में, अर्थात जो लोहा होता है वो क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है, लेकिन क्लोरोफिल अणु की संरचना में वो नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं आयरन की कमी से पादप की पत्तियों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ये पादप में किस प्रकार से आयरन अपने लक्षणों को प्रकट करता है। नंबर 1 पादप की पत्तियों के किनारे आयरन की कमी के कारण फटने लगते हैं। इसके अतिरिक्त आयरन की कमी हो जाने पर प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की क्रिया में भी कमी होने लगती है। अब बात करते हैं नए पोषक तत्वों के बारे में। मैग्नीज। अब बात करते हैं मैग्नीज पादपों को कहाँ से प्राप्त होता है। मैग्नीज भी पादपों को मृदा से प्राप्त होता है, जो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण किया जाता है या मृदा में उपस्थित होता है। लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड को पादप किस रूप में अवशोषित करते हैं। पादपों द्वारा मैग्नीज को Mn++ आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज का कार्य। मैग्नीज का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है क्लोरोफिल निर्माण में। याद रखिए मैग्नीज पोषक तत्व पादपों के क्लोरोफिल निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह सकते हैं क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक होता है वो मैग्नीज पोषक तत्व ही होता है। अब बात करते हैं मैग्नीज की कमी से कौन कौन से लक्षण पादपों में हो सकते हैं। मैग्नीज की कमी से पादपों की जड़ों का विकास रुक जाता है, अर्थात पादप अपनी वृद्धि करना बंद कर देता है। अब बात करते हैं नए पोषक तत्वों के बारे में। नंबर 12 बोरोन। बोरोन पादपों को कहाँ से प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या होता है। बोरोन भी पादपों को मृदा से प्राप्त होता है। पादप इसका अवशोषण किस रूप में कर पाते हैं। पादप बोरोन का अवशोषण बोरेट आयनों के रूप में कर पाते हैं। अब बात करते हैं बोरोन के क्या कार्य होते हैं। पादपों में बोरोन के निम्न कार्य होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति के निर्माण में, नाइट्रोजन उपापचय में, कोशिका झिल्ली की सक्रियता को बनाए रखने में बोरोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अतिरिक्त मुख्य कार्य इसका है पराग कणों के अंकुरण में भी बोरोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं बोरोन की कमी हो जाने पर पादपों में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। नंबर 1 पादप की जो पत्तियां होती हैं मोटी व गहरे रंग की हो जाती है। इसके अतिरिक्त अंगूर पादपों में हैंस व चिकन्स रोग हो जाते हैं। याद रखिए बोरोन की कमी से अंगूर में हैंस व चिकन्स रोग हो जाते हैं, जिसके कारण अंगूर के दानों का आकार छोटा एवं उनके गुच्छों का आकार बड़ा हो जाता है। नंबर 12 जिंक। जिंक पादपों को कहाँ से प्राप्त होता है। जिंक का भी मुख्य स्रोत मृदा ही होती है, जिसे पादपों द्वारा Zn++ आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। जिंक के कार्यों के बारे में बात करते हैं। जिंक पादप वृद्धि हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड IAA के संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण जिंक पोषक तत्वों के माध्यम से ही हो पाता है। अब बात करते हैं जिंक की कमी हो जाने पर पादपों में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
जिंक की कमी हो जाने पर पादपों में लघु पर्ण नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पादप की पत्तियां छोटे आकार में परिवर्तित हो जाती है। इसके अतिरिक्त पादपों का आकार बढ़ नहीं पाता है, जिससे पादप बौने रह जाते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट के बारे में अब बात करते हैं नंबर 14 कॉपर के बारे में। कॉपर पादपों को कहाँ से प्राप्त होता है? कॉपर का भी मुख्य स्रोत मृदा ही होती है। पादप कॉपर को किस रूप में अवशोषित कर पाते हैं? पादपों द्वारा कॉपर को क्यूप्रिक व क्यूप्रस आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। अब बात करते हैं कॉपर आयन के पादपों में कार्य क्या होते हैं। जो कॉपर आयन होते हैं उसका पादपों में मुख्य कार्य होता है ऑक्सीकरण अपचय क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब बात करते हैं कॉपर की कमी हो जाने पर पादपों में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं या किस प्रकार से कॉपर अपने लक्षण पादपों में प्रकट करता है। तो इसके लिए नंबर 1 कॉपर की कमी हो जाने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं। मुरझाने के पश्चात वो सिकुड़ जाती है तथा पत्तियों के अग्रभाग सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत ही मोस्ट बात कॉपर की कमी हो जाने से नींबू पादप में शीर्षारंभी नामक रोग हो जाता है। बोर्ड परीक्षाओं में आपसे कई बार पूछा जा चुका है शीर्षारंभी रोग किस पोषक तत्व की कमी से हो जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो नींबू वर्ग के पादपों में शीर्षारंभी रोग कॉपर आयन की कमी से हो जाता है। अब बात करते हैं नए पोषक तत्वों के बारे में। नंबर 15 मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम पादपों को कहाँ से प्राप्त होता है? इसका स्रोत क्या होता है? मोलिब्डेनम भी पादपों को मृदा से प्राप्त होता है। पादपों द्वारा इसका अवशोषण किस रूप में किया जाता है? मोलिब्डेनम का पादपों द्वारा अवशोषण मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं मोलिब्डेनम के कार्य क्या होते हैं। मोलिब्डेनम का कार्य जो दलहनी फसल होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं मोलिब्डेनम के मुख्य लक्षण। पादपों में मोलिब्डेनम की कमी के कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, किस प्रकार से हम बता सकते हैं पादपों में मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही मोस्ट लक्षण को लिखा है जिसे आप अच्छे से याद रखिए। पादपों में मोलिब्डेनम फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी हो जाने से विप्टेल नामक रोग हो जाता है। याद रखिए बोर्ड परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा मोलिब्डेनम की कमी हो जाने पर फूल गोभी में कौन सा रोग हो जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी हो जाने पर विप्टेल नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण फूल गोभी की पत्तियां सिकुड़ने लगती है, मुरझाने लगती है। अब बात करते हैं नए पोषक तत्वों के बारे में। नंबर 16 क्लोरीन। क्लोरीन पादप को कहाँ से प्राप्त होता है? क्लोरीन का मुख्य स्रोत मृदा होती है। पादप क्लोरीन का अवशोषण क्लोराइड आयनों के रूप में कर पाते हैं। क्लोरीन के कार्य क्या होते हैं, चलो देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो O2 मुक्त की जाती है वो मुख्यतः क्लोरीन के कारण ही की जाती है। अब बात करते हैं क्लोरीन के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। क्लोरीन के पादपों में कमी के लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं? नंबर 1 फलों का निर्माण कम हो पाता है तथा इसके अतिरिक्त फलों का आकार भी छोटा होना क्लोरीन का मुख्य लक्षण होता है, जिसके कारण फलों का आकार पादपों में छोटा रह जाता है। अब बात करते हैं नंबर 17 निकल के बारे में। अब बात करते हैं नंबर 17 निकेल, जो कि अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। पहले पोषक तत्वों की संख्या 16 थी, उसके पश्चात निकेल पोषक तत्वों को अनिवार्यता की श्रेणी में रखने पर इसकी संख्या टोटल 17 हो गई। अब बात करते हैं निकेल पादपों को कहाँ से प्राप्त होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है। निकेल भी पादपों को मृदा से ही प्राप्त होता है। मृदा में निकेल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके पश्चात पादपों द्वारा इसका अवशोषण Na+2 आयन के रूप में किया जाता है। कार्य क्या करता है ये? निकेल नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से क्या होता है। निकेल की कमी, निकेल पोषक तत्व की जो कमी का मुख्य प्रभाव पड़ता है वो जो पादप पर पड़ता है। जो पादप के जो बीज विकसित होते हैं वो प्राय निकेल पोषक तत्वों के अभाव के कारण में अजीवित रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से 17 अनिवार्य पोषक तत्वों की उपलब्धता, उनके स्रोत, कार्य तथा लक्षणों का अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं इन 17 पोषक तत्वों में से कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं यदि उनकी कमी हो जाती है तो पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं, चलो उसका अध्ययन भी अब हम कर लेते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में हमसे पूछा जाता है।
पोज। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जो हमसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप भी उन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। मैग्नीज पोषक तत्वों की कमी से पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कौन कौन से? जैसे नंबर 1, मटर का मार्श स्पॉट रोग, अर्थात मटर पादप में मार्श स्पॉट रोग मैग्नीज की कमी से होता है। नंबर 2, जई का ग्रे स्पिक रोग, वो भी मैग्नीज के कारण होता है। चुकंदर में स्पिल्डल येलो रोग भी मैग्नीज के कारण हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं मटर का मार्श स्पॉट, जई का ग्रे स्पिक तथा चुकंदर का स्पिकल्ड येलो रोग मैग्नीज पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। उसके बाद बात करते हैं बोरोन की कमी से। अंगूर के पादपों में बोरोन की कमी से हैन चिकन नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण अंगूर के दानों का आकार छोटा तथा गुच्छों का आकार बड़ा होता है। उसके बाद बात करते हैं जिंक की कमी से पादपों में लघु पर्ण रोग हो जाते हैं, अर्थात पादपों की पत्तियां छोटी पड़ जाती है। उसके पश्चात कॉपर की कमी से नींबू वर्ग के पादपों में शीर्षारंभी नामक रोग हो जाता है, अर्थात इसे कह सकते हैं डाई बैग रोग, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। डाई बैग रोग, नींबू कुल के पादपों में डाई बैग रोग या शीर्षारंभी रोग किसके कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है। अब बात करते हैं नंबर 5, मोलिब्डेनम के कारण भी फूल गोभी पादप में विप्टेल नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण पादप की पत्तियां छोटी या मुरझाने लगती है। तो इन 5 पोषक तत्वों की कमी से पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 17 पोषक तत्वों में से बार बार कुछ शब्द हमारे काम में आए, जैसे हरिमनहीनता क्या होती है, उत्तक क्षय क्या होता है, पादपों में पुष्पन क्रिया किस प्रकार से प्रभावित होती है, उसका भी हम एक छोटा सा आरेख बनाकर उसे समझने का प्रयास करते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की कमी से पादपों में कौन कौन से मुख्य लक्षण प्रकट होते हैं। हम अपने इस आरेख के माध्यम से पादपों में उपस्थित पोषक तत्वों के निम्न लक्षणों को बता सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं मोलिब्डेनम की कमी से पादपों में कौन कौन से मुख्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, या बोरोन की कमी से पादपों में कौन कौन से मुख्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर 2 या 3 रूपों में हम दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरिमनहीनता का अर्थ होता है जब पादप की पत्तियां पीले रंग में परिवर्तित होने लगती हैं, तो पादप की पत्तियों के इस गुण को या इस कमी के लक्षण को हरिमनहीनता कहते हैं। ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से पादप की पत्तियों में हरिमनहीनता उत्पन्न होने लगती है? चलो देखते हैं। मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर, फेरस, जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं यदि इनकी कमी हो जाती है तो पादपों में हरिमनहीनता का लक्षण उत्पन्न होने लगता है। इसके बाद बात करते हैं उच्चक क्षय लक्षण क्या होता है। जब पादपों की कोशिकाएं विभाजन नहीं कर पाती या नष्ट होने लगती है, पादपों के उत्तक नष्ट होने लगते हैं, तो इस लक्षण को हम ऊतक क्षय लक्षण कहते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? वो कैल्शियम, कॉपर, पोटास और मैग्नीशियम, ये 4 ऐसे तत्व हैं जो उत्तक क्षय रोग का मुख्य लक्षण प्रकट करते हैं। नंबर 3, कोशिका विभाजन को रोकना। ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो पादपों की वृद्धि अर्थात कोशिका विभाजन की वृद्धि को रोक देता है? तो उसके लिए 4 पोषक तत्व हैं, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर। इसके पश्चात पुष्पीकरण को रोकना। ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो पादप पुष्पन क्रिया को प्रभावित कर दें? उनकी संख्या 3 होती है, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर। इस प्रकार से इन पोषक तत्वों के अध्ययन द्वारा हम पादपों में पाए जाने वाले मुख्य लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल में लगातार बने रहें। आने वाले वीडियो में हम पादपों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।